Hello and welcome friends. How are you? I hope you will fine. Today is the second class of our mission spoken series. जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में टेंस के बारे में बताया था कि टेंस को हम लोग पढ़ेंगे मिशन स्पोकन सीरीज में। आज ये दूसरा क्लास है, तो हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं क्रिया के रूप के आधार पे और दूसरा है क्रिया के अर्थ के आधार पे। क्यों इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे, क्रिया के रूप के आधार पे और क्रिया के अर्थ के आधार पे? इसका कारण यहाँ पर है क्योंकि मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ हूँ, ही इज़ गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट वीक। इसका अर्थ है कि वो अगले हफ्ता एक कार खरीदने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो क्रिया के रूप के अनुसार इसमें जो है क्रिया के रूप के अनुसार ये प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। लेकिन अगर इसको अर्थ को देखेंगे, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ही इज़ गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ता एक कार खरीदने जा रहा है, मतलब इसमें भविष्य की समय की बात हो रही है। इसलिए इसका अर्थ, क्रिया का जो अर्थ है वो निकल क्या रहा, फ्यूचर टाइम के लिए। टेंस को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग दो रूप में। एक पढ़ेंगे, एक ए नंबर में पढ़ेंगे क्रिया के जो रूप होते हैं उसके आधार पे, और दूसरे नंबर पे बी नंबर पे क्रिया के अर्थ के आधार पे। इस वाक्य से हम लोग का क्लियर हो गया, ये सेंटेंस से हम लोग का क्लियर हो गया टेंस को क्रिया के रूप के आधार पर और क्रिया के अर्थ के आधार पर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो पिछले क्लास में मैंने टेंस के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था। ठीक है, आज ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में जैसे कि आपको पता है कि टेंस में 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का ये पहला है, प्रेजेंट टेंस में ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के रूप के अनुसार, है ना। हम लोग जो टेंस को पढ़ते हैं 2 रूप में पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे क्रिया के रूप के अनुसार और दूसरे क्रिया के अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे क्रिया के रूप के अनुसार। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं इसकी क्रिया के अंत में ता, ती, ते इत्यादि ये सब लगा हुआ रहता है। जैसे मैं जाता हूँ वो खाता है, राम आता है वो दौड़ता है, सीता पढ़ती है ना। तो इस तरह से रहता है उसका क्रिया के अंत में ता, ती, ते। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो V1 जो वर्ब का, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं और V5 को फुल वर्ब बोलते हैं। तो ये V1 कहाँ पर लगेंगे और V5 कहाँ पर लगेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होता है। तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखा है, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, है ना। वे दौड़ते हैं, दे रन। ये चार्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पर वर्ब लगेंगे, सब्जेक्ट क्या होने पर कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, बेस फॉर्म कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर फुल वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट में ये सब अगर आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल रहे, क्या रहे, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 को कोई नाम है ना, राम एंड श्याम, मोहन, सोहन, है ना, या कैट्स, डॉग्स, है ना, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आता है सब्जेक्ट में। अगर ये सब रहे, आई, वी, यू, दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल रहे, तो उस समय वर्ब जो लगता है हम लोग का वो बेस वर्ब लगता है, जिसको V1 कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, कोई एक नाम, है ना, कोई एक पर्सन का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, या माय फादर, ब्रदर, सिस्टर, या कोई एक एनिमल का नाम, है ना, डॉग हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा, ये सब। तो उस समय जो हम लोग का वर्ब लगता है वो वर्ब का 5 नंबर वाला रूप लगता है, उसको हम लोग फुल वर्ब कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें हो जाएगा आई रीड अ बुक, है ना। आई रीड, इसमें रीड्स नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट में हम लोग का आई है, तो उसके साथ जो वर्ब का ये बेस वर्ब लगेगा, वर्ब 1 जिसको कहते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, वे नाचते हैं, है ना, वे नाचते हैं, दे डांस। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। यहाँ पर प्ले से नहीं आया क्योंकि राम और श्याम जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल हुआ, इसलिए इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है, बेस वर्ब ही लगता है। जैसे लड़के नदी में तैरते हैं, लड़के 2 बॉयस हो गया, 2 बॉयज स्विम इन द रिवर, है ना। इसमें लड़के आ गया क्योंकि ये प्लूरल हो गया, है ना, इसलिए इसके साथ लग गया 2 बॉयज स्विम इन द रिवर। इसमें स्विम्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें ये प्लूरल है, 2 बॉयज। आगे देखते हैं, खेलता है, ही प्लेस। देखिए इसमें सब्जेक्ट आ गया ना, ही, जिस उस तरह इसमें भी है, वो गाती है, वो गाना गाती है, सी सिंग्स हो गया, ये उड़ता है, इट फ्लाइज, बच्चा रोता है। देखिए सिंगुलर आ गया इसमें, द चाइल्ड वीप्स, ठीक है। इस तरह से इसमें आता, राम बाजार जाता, राम। सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है
है ना। हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे उसमें जितने भी टेंस आएगा हम लोग का, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें से सबका जो उसका चार चार जो उपभेद होते हैं उसके अंदर सेंटेंस को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। हम लोग को बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाना है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगर आपने पूरा परफेक्शन सीखने का आपके अंदर कोई लालसा है तो मैं आपको दिलासा देता हूँ कि यहाँ से सीखने के बाद आपको कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस क्लास को ठीक से देख लीजिएगा तो आपको दोबारा कहीं और दूसरी जगह टेंस के लिए, खास करके टेंस के लिए तो जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई भी चीज़ का जानकारी देता है, किसी चीज़ का हमेशा कोई ना कोई सवाल का जवाब देता है। फिर नेगेटिव सेंटेंस इसमें नहीं लगा कर रखता है, आगे देखेंगे हम लोग उदाहरण के साथ। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आता है WH फैमिली या WH वर्ड, जो क्यों, क्या, कैसे, कब, इस तरह से जो सवाल पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चंस में। सबसे पहला हम लोग का है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें किसी चीज़ का हमेशा आंसर दिया रहता है, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, वो पढ़ता है, हमेशा जानकारी देता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी न किसी चीज़ का जानकारी देता है, इसलिए इसको अफर्मेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, है ना। ही एक्सरसाइजेज डेली। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, इसमें नहीं रहता है, वो माना करता है, हमेशा किसी चीज़ को नहीं लगा रहता है। जैसे वो रोज़ व्यायाम नहीं करता है, यहाँ पर क्या था, रोज़ व्यायाम करता है, यहाँ पर रोज़ व्यायाम नहीं करता है, वो नहीं पढ़ती है, वो स्कूल नहीं जाती है, सीता नहीं खेलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगता है इसके साथ, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज होता है, फिर नॉट लगता है उसके साथ, फिर वर्ब का वन पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर पूछेंगे कि सर यहाँ पर वर्ब का वन रूप है, पहला पांचवा रूप क्यों नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसके आधार पर डू और डज का यूज करेंगे हम लोग। अगर सब्जेक्ट में हम लोग का रहे वही फिर से वही बोला आई वी यू दे या थर्ड पर्सन पुलर तो उसके साथ लगता है डू। बाकी ही सी इट या सिंगुलर कोई एक नाम रहे तो उसके साथ लगेगा डज, है ना। तो वहाँ पर पुलर हम लोग यहीं पर बना देते हैं, सिंगुलर और पुलर जो वर्ब का है यहीं से बना देते हैं डू या डज के साथ, इसलिए यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म ही लिखते हैं, V1 जिसको कहते हैं, है ना। इसलिए इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे, V5 नहीं लगाएंगे वहाँ पर अलग से, यहाँ उसको यहीं पर हम लोग कर देते हैं। सब्जेक्ट के साथ डू या डज के साथ ही हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इसको लगा देते हैं। फिर जो अगला है हम लोग का सेंटेंस हुआ है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछता है, लेकिन इसमें सवाल पूछने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सवाल को जो पूछेगा वो क्या से शुरू होगा, क्या वो पढ़ती है, क्या वो रोज़ व्यायाम करता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या मोहन खेत में काम करता है, इस तरह का। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आता है, डू या डज जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट बाद में आता है, फिर वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि इसमें सवाल पूछता है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल एगो है, इसमें देख लेते हैं। वो रोज़ व्यायाम करता है, क्या वो रोज़ व्यायाम करता है, तो इसमें आ जाएगा हम लोग का डज। डज ही एक्सरसाइज डेली, क्योंकि इसमें डज क्यों लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग का ही है, इसलिए इस तरह से हम लोग लगाएं। फिर अगला देख लेते हैं क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सवाल भी पूछता है, उसके साथ उसको नहीं भी लगा रहता है, मतलब इसमें वो कन्फर्म नहीं है कि वो जो सवाल पूछ रहा है क्या वो है ही। जैसे यहाँ पर क्या वो रोज़ व्यायाम नहीं करता है, क्या वो रोज़ व्यायाम नहीं करता है, क्या वो रोज़ स्कूल नहीं जाता है, क्या सीता रोज़ नहीं खेलती है, इस तरह से, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें नॉट का अंदर है। जैसे डू डज पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बैठता है, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये बनता है ना। इसमें इसका और एक होता है फार्मूला, जैसे यहाँ पर इस तरह से होता है, डू या डू नॉट के साथ या डज नॉट को एक साथ कर सकते हैं। जैसे डू नॉट को मिला देंगे तो डोंट और डज नॉट ये पहले आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, क्या वो रोज़ व्यायाम नहीं करता है, डज ही नॉट एक्सरसाइज डेली, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, डजंट ही एक्सरसाइज डेली। इस तरह से हम लोग का सेंटेंस का सभी उदाहरण हम लोग देख लिए। WH फैमिली का WH वर्ड वो क्या होता है, वो WH मतलब जो भी वर्ड होता है हम लोग का सवाल पूछने का, वो W से या H से ही शुरू होता है, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। जैसे व्हाई, हाउ, व्हाट, हु, वेयर, हुम, हाउ मेनी, ये सब जो है हम लोग का, ये सब वर्ड जो होते हैं W या H से शुरू होते हैं, इसलिए इसको WH फैमिली या WH ग्रुप का ही बोलते हैं। इसमें सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, कुछ देख लीजिए।
इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डू या डज लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो लगा देंगे और नहीं रहेगा तो इसको छोड़ देंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, वो व्यायाम क्यों करता है, इसमें पूछ रहा है ना, सवाल ही पूछ रहा है, वो व्यायाम क्यों करता है। तो इसमें हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली का जो हम लोग का आया है जिससे हुआ है, तो ये आ जाएगा पहले हवाई। डज ही एक्सरसाइज, सीता कहाँ रहती है, वेयर डज सीता लिव, है ना। ये लोग कैसे नहीं नाचते हैं, ये देखिए इसमें नोट आया हुआ है। हाउ डू दे नॉट डांस। अभी तक हम लोगों ने टेंस को क्रिया के रूप के अनुसार पढ़ा, अब आगे हम लोग क्रिया के अर्थ के अनुसार टेंस को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में बेसिक से एडवांस या भास्ट में नॉलेज रखना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज रखना चाहते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ से पूरा परफेक्ट ही सीख के जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्रिया के अर्थ के अनुसार अब कैसे होता है टेंस को। क्रिया के अर्थ के अनुसार टेंस कुछ इस प्रकार होता है जिस प्रकार हम लोग का पीछे हुआ था, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 जो भी है, बेस फॉर्म लगेगा या फुल लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन इसमें जो है कुछ रूल्स हो गया, इसमें जो होता है ना, इसमें कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाता है जो बनता है रूप के अनुसार तो वो रहता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन अर्थ के अनुसार उसको देखने जाएंगे तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम का बोध होता है। जैसे देख लीजिए रूल नंबर 1 कह रहा है कि ऐसे वाक्यों से चिरंतन सत्य, जिसको इटर्नल ट्रुथ बोलते हैं, जो हमेशा सत्य होता ही होता है, या सिद्धांत जो प्रिंसिपल होता है का बोध होता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो उसका जो अर्थ निकलता है, जब उस प्रकार का वाक्य रहेगा जिसका इटर्नल ट्रूथ हमेशा रहता है या कोई प्रिंसिपल की बात हो रहा है, तो उस समय हम लोग का ना सिर्फ ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, बल्कि हम लोग का उस समय उसका वो जो अर्थ देखेंगे तो उसमें अर्थ के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम का भाव का व्यक्त होता है। कैसे देख लीजिए, सबसे पहला एग्जांपल है कि द सन राइसेस इन द ईस्ट, जो सूर्य जो है वो कहाँ उगते हैं, पूरब से उगते हैं। ये क्या है, ये इटर्नल ट्रूथ हो गया, ये हमेशा सत्य ही रहता है। इसलिए ये जो सेंटेंस, इस प्रकार का जो सेंटेंस बनता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, लेकिन इसका अर्थ जो है ना, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइम का बोध होता है। जैसे रूल नंबर 2, जिसमें स्थायी कार्य जो परमानेंट एक्टिविटी होता है या स्वभाव किसी के बारे में जो आते हैं, जैसे वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं, वी सी विथ आवर आइज़, है ना। ये क्या है, ये परमानेंट काम है, हम लोग का आंखों से देखना परमानेंट काम है, कानों से सुनना परमानेंट काम है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनने के बाद इस सबसे जो अर्थ निकल के आता है वो अर्थ हम लोग को तीनों समय के बारे में बताता है, पास्ट टाइम का भी, फ्यूचर टाइम का भी और प्रेजेंट टाइम का भी, तीनों टाइम का व्यक्त होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जान लेते हैं कि वर्तमान में भी कान से ही सुनते हैं, पास्ट में भी कानों से ही सुनते थे, फ्यूचर में भी कानों से ही सुनेंगे, है ना। और जो रोज़ स्मेल्स स्वीट्स जो है, इसमें भी ये क्या होगा, रोज़ के नेचर के बारे में बात करते हैं ना। इसमें जो रोज़ होता है, रोज़ का जो फ्लावर है वो क्या करता है, वो स्वीट ही स्मेल करता है, क्योंकि वो पास्ट में भी स्वीट ही स्मेल करता था, प्रेजेंट में भी कर रहा है और फ्यूचर में भी करेंगे, है ना। अगला रूल नंबर 3 ये है कि किसमें किसी का आदत के बारे में या किसी कार्य के बार बार होने के बारे में, रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, उसका भी इसी में आता है। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल है, आई लाइक फिश वेरी मच, ये किसी का क्या है, हैबिट ही तो है। सी नेवर कम ऑन टाइम, ये सब जो है क्या है, ये सब किसी के बारे में, हैबिट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ये सब इस तरह का सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और लेकिन इसका जो टाइम का बोध होगा वो किसका होगा, पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा और प्रेजेंट का भी होगा। ऐसे वाक्यों में जो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे यहाँ पर ऑलवेज हो गया, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर हो गया, सम टाइम हो गया, जनरली हो गया, रेगुलरली हो गया, यूजुअली हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह का जो एडवर्ब होता है इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें आदत को दिखाने के लिए या किसी कार्य के रिपीटेशन होने के लिए इसका यूज किया जाता है। इनसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध रहता है ना। अगला रूल है रूल नंबर 4, बोल रहा है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या निर्णय, जिसको फॉर्म डिसीजन बोलते हैं या प्लान बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं। कोई भी प्रोग्राम के बारे में बात होगा या कोई प्लान के बारे में बात होगा तो उसका अर्थ जो निकल के आएगा वो फ्यूचर टाइम का निकल के आएगा, है ना। और लेकिन वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में बोला है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, जो प्लेन है टेकअप करता है 9 बजे, है ना। ही लिव्स फॉर होम टुमारो, वो कल के लिए घर आता है। ये टेंस जो बना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या है कि रूल नंबर 4 बता रहा है
कि कोई भी भविष्य में होने वाला कार्यक्रम या निर्णय, जो प्लान, प्रोग्राम या फॉर्म डिसीजन होते हैं, वो सब हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है अर्थ के रूप के अनुसार, और अर्थ के अनुसार उसका बोध होता है फ्यूचर टाइम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपने यहाँ तक क्लास को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मैं अंतिम में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 90 क्लास में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक, मतलब बिगिनर से लेकर फ्लुएंसी तक मैं आपको इंग्लिश स्पोकन सिखा के ही मानूंगा। मैंने ये डिसीजन लिया है, मैंने ये आपसे वादा भी किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि अगला क्लास जो होगा एक दिन बाद ही आपको मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, और वो भी बेसिक लेवल से, और इसमें हम लोग पर डे यूज होने वाले वर्ड को भी देखेंगे, उसका यूज करेंगे, उसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।